आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ का गठन कब हुआ, लीग ऑफ नेशन के गठन कब हुआ, फर्स्ट विश्व युद्ध कब हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। 1914 से ये चला था 1918 तक। जब ये 1918 तक चले था तो इसको 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा अंत किया गया था। ये संधि हुआ था 1919 में, तो इसको 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा क्या किया गया था, अंत किया गया था। सबसे पहला ये बहुत ज़्यादा पूछता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, अब दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए बनाया गया लीग ऑफ नेशन को। इससे पहले आपको ये समझना होगा, देखिए डब्ल्यू और वो जिसमें लगा होता है, मतलब बीच में WHO हो गया, WTO हो गया, इसका जो हेड क्वार्टर होता है वो जेनेवा ही क्यों होता है। देखिए, जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी राजधानी जो है, कैपिटल है, वो बर्न पड़ता है। अब देखिए WTO, इसका WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा ही क्यों पड़ता है। तो आगे देखते हैं हम लोग लीग ऑफ नेशन। देखिए, लीग ऑफ नेशन के जो बना था, ये 10 जनवरी 1920 को बनाया गया था। और इसको कौन बनाए थे, इसको बनाए थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन ने इसको बनाए थे। देखिए, इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। क्या नहीं हो, द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको किसी न किसी तरह से क्षति पहुंचा था, चाहे वो पैसे की वजह से हो या अनाज की वजह से हो। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था दुनिया के बहुत सारे देशों को। देखिए, इसी को रोकने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, उसके लिए बनाया गया लीग ऑफ नेशन को। इसमें देखिए, आपसी व्यापार का बहुत अच्छा संपर्क बनाया गया दो देशों में। क्योंकि जब आपसी व्यापार रहता है दो देशों के बीच, तो युद्ध होने का जो संभावना होता है वो बहुत कम होता है। तो आगे देखिए, इसमें देखिए 63 देश कभी न कभी जुड़े थे। ये इसमें बहुत कम ही देश जुड़े। क्योंकि देखिए, आप देखिए यूएनओ में अभी 193 देश जुड़ा हुआ है और 63 देश इसमें जुड़ा हुआ है लीग ऑफ नेशन में। इसमें इतना कम देश क्यों जुड़ा है, इसका जो कारण है कम देश जुड़ने का, सबसे पहले एक प्रस्ताव, जिस देश को लीग ऑफ नेशन में जुड़ना है उसको सबसे पहले अपने संसद में प्रस्ताव पारित करना होता है कि मुझे लीग ऑफ नेशन में जुड़ना है। तो उसको प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। जब संसद आपको हाँ बोल देती है कि आप जुड़ सकते हैं, तभी जुड़िएगा, तब आप लीग ऑफ नेशन में जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि वुडरो विल्सन जो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये खुद लीग ऑफ नेशन में नहीं जुड़ पाए, क्योंकि संसद में इसको प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। संसद ने इसको नहीं कहा था, संसद ने इसके प्रस्ताव को नकार दिया और लीग ऑफ नेशन में जुड़ने को नहीं कहा। इसी वजह से इसमें बहुत कम ही देश जुड़ पाए। अब देखिए, राष्ट्र संघ का अंत कैसे हुआ। तो एक जर्मनी था, जर्मनी इसका बहुत बड़ा कारण बनता है राष्ट्र संघ को अंत करने का लीग ऑफ नेशन को। तो देखिए, जर्मनी क्या किया, पोलैंड पे कब्जा किया, पोलैंड पे युद्ध किया। और जब युद्ध किया तो लीग ऑफ नेशन देखता रहा, कुछ काम ही नहीं किया। जब उसका काम था रोकना है, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना है, तो वो रोक ही नहीं रहा, वो देख रहा है। फिर जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस के एरिया पे कब्जा करने लगा, तो वो भी देखता ही रहा, लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं किया। फिर जर्मनी ने क्या, बाल्टिक देशों पे कब्जा करने लगा, फिर देखता रहा। लीग ऑफ नेशन यहाँ कुछ कर ही नहीं रहा था। जब कुछ कर ही नहीं रहा था, इसको यहाँ से फेल हो गया। जब आपका जो काम है वो कर ही नहीं सकते, तो आपको क्या किया, हटा दिया जाएगा वहाँ से। अब देखिए, यहाँ जो शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। क्योंकि ये जर्मनी काफ़ी ज़्यादा ये करने लगा, यहाँ से पोलैंड पे युद्ध कर दिया, फ्रांस पे कर दिया, बाल्टिक देशों पे। तो देखते देखते द्वितीय विश्व युद्ध बन गया। तो ये 1939 में शुरू हुआ और ये चला 1945 तक। अब इसके बाद देखिए, यहाँ शुरुआत होता है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का। अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने क्या किया, लीग ऑफ नेशन की जगह पे लाया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या लाया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो काम है तृतीय विश्व युद्ध को रोकना, इसका क्या था, लीग ऑफ नेशन का जो वर्क था वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाया, इसीलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया, ये काम नहीं कर पाया। अब इसका काम है यूएनओ का द्वितीय विश्व युद्ध को योजना। इसका जो गठन हुआ था 1945 में हुआ था और ये अभी तक चल रहा है, अभी तक कोई द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, ये अपना पूरा काम कर रहा है।
ठीक है। तो ये देखिए, अब हम लोग देखेंगे यूएनओ के बारे में पूरे डिटेल से देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो 6 भाग होता है, तो टोटल इसे कितना भाग होता है, 6 भाग होता है। सबसे पहला है महासभा, महासभा के बाद है न्यास, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है सचिवालय, उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक परिषद, उसके बाद है सुरक्षा परिषद। सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें सुरक्षा परिषद। अब देखिए महासभा में कितने देश थे, महासभा में टोटल 193 देश है। कितने देश है, महासभा में 193 देश जुड़े हुए हैं। और इसकी जो बैठक होती है हर एक साल होता है सितंबर में। इसमें जो होता है हर एक नेशन का जो एक होता है एक होता है राष्ट्रपति होता है और एक होता है प्रधानमंत्री। तो जो प्रधान होता है तो वो हर एक नेशन का जाता है, सितंबर में बैठता है वहाँ पे। उसके बाद देखिए इसकी जो अध्यक्षता होती है पूरे 1 साल के लिए होती है। और पहली जो अध्यक्ष थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि इंडिया से बिलोंग करती थी। दूसरा देखिए हम लोग का न्यास, न्यास मतलब देखिए ये बहुत बड़ा एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी संस्था है। तो इसको चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत रहती है। तो इसमें देखिए कुछ ही देश इसमें पूरा पैसा देते हैं, और जो भारत है, भारत इसमें सिर्फ 1% पैसा देता है। तो ये थोड़ा सा भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट है, और इसीलिए भारत को अभी तक समझ लीजिए कि वीटो नहीं मिल रहा जल्दी। भारत जो है ना पैसे का बहुत कम सहयोग दे रहा है इसमें न्यास में। अब देखिए मेरा अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में, नीदरलैंड के शहर, नीदरलैंड देश में हेग में। और इसमें जो बैठते हैं 15 जज बैठते हैं। कितने जज बैठते हैं, 15 जज। और एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए, 9 साल के लिए। और वर्तमान में जो है दलवीर भंडारी वो वहाँ के जज हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं। अब अगला देखिए सचिवालय, सचिवालय से का जो हेड होता है वो होता है महासचिवालय। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। अब देखिए अगला है मेरा सामाजिक और आर्थिक परिषद। सामाजिक और आर्थिक परिषद मतलब पूरे देश में जहाँ पे ये देखता है कहाँ पे ये भोजन की कमी है तो वहाँ पे भोजन की पहुँचाना, किसी देश को पैसा की कमी है तो वहाँ पैसा देना। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे मजदूरों को पैसा कम मिल रहा है या किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो वहाँ की देखता है। उसके बाद देखिए FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्रीकल्चर को भी सहयोग करता है पूरा। उसके बाद देखिए खाना देखना और पूरे वर्ल्ड में कम होने पर वहाँ सहयोग करना, ये फंड से दिया जाता है, न्यास फंड से यहाँ पैसा दिया जाता है। उसके बाद देखिए एक और संस्था है इसका यूनेस्को, जो शिक्षा के लिए होता है, पूरे वर्ल्ड में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये साइंस के लिए एक वरदान माना जाता है। उसके बाद देखिए यूनिसेफ है, जो बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों की इमरजेंसी में क्या क्या दिक्कत है तो उसके लिए ये यूनिसेफ आता है। उसके बाद अगला है मेरा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद में जो होता है वो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 होते हैं अस्थायी सदस्य। और ये जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं इसी को मिलता है वीटो पावर। वीटो पावर एक बहुत महत्वपूर्ण पावर है। और ये देखिए ये जो 10 अस्थायी सदस्य है इसका जो चुनाव होता है ये होता है ABCD के अक्षर के हिसाब से। मतलब A हो गया, उसके बाद बी से जिस कंट्री का नाम है तो उसको मिलेगा, फिर अध्यक्षता मिलेगा, अस्थायी मिलता है और ये सिर्फ 2 साल के लिए। भारत इसका लगभग 2012 के करीब अस्थायी अध्यक्ष बना था। अब देखिए ये जो है अस्थायी अध्यक्ष वो 5 देश है। देखिए हमने क्या पढ़ा, यूएनओ में के 6 अंग है। सबसे पहला है महासभा, उसके बाद न्यास, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद सचिवालय, उसके बाद सामाजिक और आर्थिक परिषद, उसके बाद है सुरक्षा परिषद। महासभा में क्या है, टोटल 193 देश बैठते हैं। कितने देश बैठते हैं, 193 देश, 193 देश जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए इसका जो गठन हुआ आपको मालूम होना चाहिए 1945 में हुआ था। जब गठन हुआ था, यूएनओ बना था, उसी टाइम भारत जुड़ गया था और जब भारत गुलाम था समझिए। और इसकी अध्यक्षता 1 साल के लिए होती है। पहली जो अध्यक्ष थी वे थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो इंडिया से बिलोंग करती थी। न्यास जो है इसका मतलब ट्रस्ट समझ सकते हैं, तो जो भारत सिर्फ इसमें 1% पैसा देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया जो कि हेग में है, नीदरलैंड में, और इसमें 15 जज बैठता है। कितने जज बैठते हैं, और इसका कार्यकाल आप जानते हैं 9 साल के लिए होता है। और वर्तमान में इसके दलवीर भंडारी जो इंडिया से बिलोंग करते हैं यहाँ के जज बने हुए हैं। सचिवालय से जो ऊपर होता है वो महासचिवालय, इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। अब देखिए सामाजिक और आर्थिक परिषद आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है।
क्या है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबरों की देखभाल करता है, लेबर में कहाँ पे जुल्म हो रहा है तो उसको बचाने का काम करता है और उसको पैसा तय करता है कितना पैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो खाना पीना किसी देश में कम पड़ रहा है तो वहाँ पे उसको पूरा करना। उसके बाद देखिए यूनेस्को है, यूनेस्को के बाद यूनिसेफ है। यूनेस्को का जो काम है शिक्षा में बढ़ावा करना, पूरे वर्ल्ड में शिक्षा को बढ़ावा देना, और ये साइंस में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और यूनिसेफ जो है ये बच्चों की देखभाल के लिए। सुरक्षा परिषद आप जानते हैं कि 10 इसमें अस्थायी सदस्य है और 5 इसमें अस्थायी सदस्य है। 10 जो अस्थायी सदस्य है इनका जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 2 साल के लिए होता है, और इसका जो चुनाव होता है वो ABCD के हिसाब से होता है। मतलब ABCD ये हो गया, जिस देश का नाम A से पड़ा, उसके बाद B, उसके बाद C, इस तरह से इसका अस्थायी सदस्य बनता है। इसमें क्या होता है कि हर एक देश को मौका मिलेगा अस्थायी सदस्य बनने का, लेकिन ये जो है 5 में हर एक नहीं मिलेगा। चलिए इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है, जो यूएनओ का छठा अंग है। देखिए यूएनओ का छठा अंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है। इस वीडियो का जो थीम है वो सुरक्षा परिषद है। देखिए इसमें जो 15 देश सुरक्षा परिषद, इसमें 10 देश जो है वो अस्थायी सदस्य, इसका कार्यकाल जो होता है वो सिर्फ 2 साल का होता है। आपको मालूम होना चाहिए इसका जो सदस्य बनता है, अस्थायी सदस्य, ये ABCD के हिसाब से होता है। जो देश का ये सबसे पहले नाम होता है तो उसको दिया था, उसके बाद फिर उसके बाद C, तो इस तरह Z तक चलता है। तो इसमें हर एक देश को मौका मिलता है अस्थायी सदस्य बनने का। और ये जो है ये अस्थायी सदस्य, ये हर एक देश नहीं बन सकता। ये देखिए जो ये अस्थायी सदस्य बनता है उसको मिलता है एक महत्वपूर्ण पावर, उसको बोलते हैं वीटो पावर। ये बहुत ही खतरनाक पावर होता है। देखिए इसमें जो है मिला हुआ यूएसए को मिला हुआ, उसके बाद फ्रांस को मिला हुआ, उसके बाद ब्रिटेन को मिला हुआ, रसिया को मिला हुआ, चाइना को मिला हुआ। अब देखिए भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसको वीटो पावर अभी तक नहीं मिला हुआ, लेकिन चाइना को मिला हुआ, रसिया को मिला हुआ, ब्रिटेन को मिला हुआ। अब देखिए वीटो पावर क्या क्या होता है, कोई भी क्या यूज होता है, कोई भी विधेयक पास करने के लिए जो 5 देश है, मतलब किसी भी नया कानून बनेगा पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उसको सबसे पहले संसद में पास करना होता है। कोई भी देश पास करने के लिए 5 देशों को राजी होना पड़ता है। अगर कोई भी एक देश कह दिया कि ये कानून नहीं बनना चाहिए और वो अपना वीटो पावर लगा देगा, तो वो पूरी दुनिया एक हो जाए तो वो कानून नहीं बन सकता है। अब देखिए राजी ना होने पर क्या लगाया था, वीटो पावर का यूज़ करता है। और सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर का यूज़ किया है वो यूज़ किया है रसिया। देखिए भारत के कश्मीर मुद्दे पर भी यूज़ किया था वीटो पावर का यूज़। अब देखिए कोई भी देश किसी दूसरे देश पर जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, कोई भी देश किसी दूसरे जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। ये जब से यूएनओ बना है उसके बाद ये लॉ बना है, अगर करे तो पूरी दुनिया उसको मिलकर मारेगी। ये 193 देश है, 193 यूएनओ में, अगर कोई एक देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करेगी तो पूरी दुनिया उसे मिलकर मारेगी। अब देखिए एग्जाम्पल बताते, सद्दाम हुसैन जो है वो कुवैत पे ये कब्जा कर रहा था, तो जब वो कब्जा कर रहे थे तो पूरी दुनिया ने इसको मारा। उसके बाद देखिए अब आप कहिएगा चाइना ने 1959 में तिब्बत पे आक्रमण करके भारत में कब्जा कर लिया, कश्मीर में कब्जा किया हुआ, तो आप कहिएगा अभी तक ये पूरी दुनिया ने इसको क्यों नहीं मारा। अब देखिए इसके पास है वीटो पावर, इसके पास क्या है, वीटो पावर है। अब ये बोलता है कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पास क्या है, वीटो पावर है। अब जब भारत के पास भी वीटो पावर आ जाएगा तब चाहे ये कश्मीर हम लोग के फेवर में आ सकता है। तो देखिए भारत को अस्थायी सदस्य न बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये 5 में शामिल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। चाइना बोलता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। क्या बोलता है, वीटो पावर नहीं, क्योंकि जानता है अगर भारत को वीटो पावर मिला तो हम जो तिब्बत पर कब्जा किए हुए तो भारत में चले जाएंगे। इसी कारण चाइना बोलता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए तो उसका पॉजिटिव क्या है, और नहीं मिलना चाहिए तो उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं भारत था वीटो अस्थायी सदस्य, भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिल रहा, पहले इसका नेगेटिव देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं NBT, इसको फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर टेस्ट बैन। देखिए पूरी दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर रख सकते हैं, मिसाइल रख सकते हैं। इसमें देखिए कौन कौन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, और चाइना है, फ्रांस है और रशिया है। आप ABCD के अक्षर के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो इसमें जो 5 ही देश रख सकता है। अब देखिए दूसरा देखिए CTBT क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या होता है, कोई देश परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकता है। इसमें क्या किया है, भारत साइन ही नहीं किया। क्या किया भारत इस पर साइन ही नहीं किया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है भारत के लिए इसी वजह से। अब ये क्या बोलता है कि कोई भी देश वो अपना मिसाइल को ये ज़मीन पे नहीं फोड़ सकता है,
हवा में नहीं फोड़ सकता है, पानी पे नहीं फोड़ सकता है, तो भारत ने इसका उल्लंघन ही नहीं किया। भारत कहाँ फोड़ा, वो फोड़ा ज़मीन के अंदर। तो इसके देखा जाए तो सीटीबीटी का भारत अगर सिग्नेचर नहीं किया तो उसका उल्लंघन भी नहीं किया। अब देखिए 18 मई 1974 को इस्माइल बुद्धा नाम से पोखरन राजस्थान में सबसे पहला भारत क्या किए थे, ये परमाणु बम फोड़ा था, सबसे पहले फोड़ा था। और इसका पूरा सफल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा मिला, पूरा जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। अब देखिए दूसरा जो फोड़ा गया था, अब्दुल कलाम जी फोड़े थे 11 और 13 मई को 1998 को शक्ति 98 के नाम से, और ये पूरा सफल हो गया। यहीं से भारत बन गया एक मिसाइल देश बन गया, यहाँ से बन गया भारत एक मिसाइल देश बन गया। तो आप समझे, देखिए सीटीबीटी पे भारत अभी तक साइन नहीं किया है, इसी वजह से भारत फोड़ पाया। अगर साइन कर देता तो ये नहीं फोड़ सकता, क्योंकि उसका रूल का उल्लंघन कर दिया। अब यूएनओ का रूल क्या है, देखिए यूएनओ का रूल को तोड़ा गया, क्योंकि इस पर तो साइन नहीं किया सीटीबीटी पे। तो पूरी दुनिया का देश बोलता है कि भाई तुम यूएनओ का रूल को मानते ही नहीं हो, तो हम कैसे तुमको वीटो पावर दे दें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए भारत क्या करता है, 1% बजट देता है। जितना अब पैसा खर्च होता है न्यास में, टोटल कुछ ही देश है जो उसका पैसा देता है। अब भारत क्या सिर्फ 1% पैसा देता है, लेकिन भारत देखिए, भारत भले ही पैसा 1% देता है, लेकिन अब किसी दूसरे देश में जब लोकतंत्र कायम करना हो, अशांति हो जाता है, तो वहाँ पे भारत वो देता है, सेना भेजता है, तो अपनी सेना को देता है। तो ये समझिए पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन सेना दे रहा है। देखिए कश्मीर, भारत जो है इसको 1% बजट दे रहा है, और कश्मीर इसको कश्मीर इशू इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कश्मीर इशू के ही कारण चाइना बोल रहा है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। चाइना आरंगा लगा रहा है इसमें, कश्मीर इशू नहीं लेता तो हमको वीटो पावर मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, भारत का पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले एक और देख लेते हैं, भारत ये वीटो पावर तथा अंधभक्त। अंधभक्त क्या बोलता है कि भारत बनेगा विश्व गुरु। क्या बनेगा, भारत बनेगा भारत और विश्व गुरु, भारत और विश्व गुरु, विश्व गुरु। देखिए विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले भारत को क्या लेना पड़ेगा, वीटो पावर लेना पड़ेगा। अब देखिए भारत के पास तो वीटो पावर है ही नहीं, अब भारत बनेगा वीटो पावर, ऐसा हो सकता है? जब तक वीटो पावर नहीं मिला तो तब तक तो भारत बन ही नहीं सकता विश्व गुरु। तो ये मोदी जी का क्या है, अंधभक्ति है। क्या है, अंधभक्ति है मोदी जी का। कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भाई तुम सबसे पहले वीटो पावर लो ना, पहले तुम वीटो पावर ले ही नहीं रहा तो कैसे बनेगा तुम कभी कभी नहीं बन सकता विश्व गुरु। जब तक तुम्हारे पास नहीं आएगा वीटो पावर, तुम तब तक नहीं बन सकता विश्व गुरु। उसके बाद भी देखिए चाइना है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। ये फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, इससे ज़्यादा पावरफुल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे। तो अब देखते हैं कि भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य के लिए बनने के लिए पॉजिटिव पावर क्या है उसके पास। देखिए भारत जब यूएनओ का सबसे पहले ही सदस्य बन गया था, मतलब जब यूएनओ को कोई जानता नहीं था, तब शुरू में भारत जो है ना यूएनओ का सदस्य बना। जब भारत गुलामी था, आप समझ सकते हैं, जब एक देश गुलामी की हालत में था तब फिर भी भारत यूएनओ का सदस्य बना। कुछ ही देश बनने के बाद उसके बाद भारत बन गया, लगातार जल्दी जुड़ गया था। उसके देखिए भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अब यूएनओ कहता क्या कि किसी भी देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। अब लोकतंत्र होना चाहिए, भारत देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अब तुम कहते हो कि भाई होना क्या चाहिए, किसी भी देश में लोकतंत्र होना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश में अब तुम उसको लोकतंत्र देश है लेकिन तुम वीटो पावर नहीं कर रहे, ये कहाँ का हिसाब है। लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है तो इसको तो वीटो पावर मिलना चाहिए। अब देखिए WHO को पोलियो मलेरिया की दवा फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, समझ रहे हैं। WHO को पोलियो मलेरिया की दवा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, जो कि काफ़ी बच्चे इससे पीड़ित होते हैं, तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था बिना पैसे का। अब देखिए पूरी दुनिया परमाणु बम हटा ले तो भारत भी हटाएगा। भारत कहता है कि अगर पूरी दुनिया परमाणु बम हटा ले तो मैं भी हटा लूँगा, क्योंकि देखिए अगर रूल है तो सबके लिए, रूल नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। तो एक समान होना चाहिए, किसी भी आदमी है तो हर एक आदमी एक समान है। अब देखिए आपके पास परमाणु बम है, मान लीजिए अमेरिका के पास परमाणु बम है, अब कभी भारत समझ लीजिए कि हटा लिया, तो अब वो कभी भारत पे अगर अटैक करेगा तो भारत क्या करेगा,
भारत के पास भी तो होना चाहिए ना परमाणु बम। तो परमाणु बम हर एक देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ ये है कि कहीं-कहीं का प्रधानमंत्री एकदम बेवकूफ़ घटिया टाइप का हो जाता है और वो क्या करता है, कहीं पे भी निहत्थे लोगों को मार देता है। तो इस चीज़ को देखा जाए तो नहीं होना और अच्छी बात है, हर एक देश में नहीं होना ये उससे भी अच्छी बात है। तो अब हम देखेंगे भारत को वीटो पावर लेने में कौन-कौन विरोध कर रहा है। देखिए, यूएसए नहीं कर रहा, ब्रिटेन देखिए, ब्रिटेन थोड़ा-थोड़ा, ब्रिटेन क्या कर रहा है, अस्थायी सदस्य मिलेगा लेकिन वीटो नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? आप किसी का शादी करवा दीजिए, दुल्हन ही मत दीजिए, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अब देखिए, फ्रांस भी बोल रहा है कि मिलना चाहिए, रसिया भी बोल रहा है मिलना चाहिए, लेकिन चाइना क्या बोल रहा है? चाइना बोल रहा है कि नहीं मिलना चाहिए। क्या बोल रहा है? चाइना बोल रहा है कि नहीं मिलना चाहिए, वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले आप एनपीटी पर सिग्नेचर कीजिए। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले एनपीटी पर सिग्नेचर कीजिए। अब देखिए, अगर भारत एनपीटी पर सिग्नेचर कर रहा है, सिग्नेचर करेगा तो परमाणु बम सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, परमाणु बम सबसे पहले भारत को हटाना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। देखिए, ये एक संस्था है और ये क्या कहता है, कोई भी देश घातक हथियार किसी को नहीं बेच सकता है। क्या बोलता है? कोई भी देश जो इसका सदस्य नहीं है वो किसी दूसरे देश को घातक हथियार क्या कर सकता है? नहीं बेच सकता है, सिवाय इसके सदस्य, जो इसका सदस्य है वही बेच सकता है। अब देखिए, चाइना इसका सदस्य नहीं है। क्या है? चाइना इसका सदस्य नहीं है और भारत को इसमें वीटो पावर है। अब भारत इसको देगा नहीं सदस्यता, क्योंकि जब तक चाइना भारत को वीटो पावर नहीं दिला देगा इसमें यूएनओ में, तो जब तक भारत यहाँ पे नहीं देगा MTCR में। अब देखिए, ब्रिटेन का कहना है कि भारत को अस्थायी सदस्य मिलेगा लेकिन वीटो पावर नहीं मिलेगा। तो ये तो सरासरी गलत है। जब भारत इसमें हाँ ही भर लेगा, ठीक है, पहले हमको वीटो पावर मिल जाए, पहले हमको क्या मिल जाए? वीटो पावर मिल जाए, स्थायी सदस्य मिल जाए, उसके बाद में तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जब एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ जाते हैं दूसरी सीढ़ी तो चाहिए ही। तो ये बात है। अब देखिए, G4 एक देश का समूह है जो सबसे ज़्यादा दावेदार है वीटो पावर अस्थायी सदस्य लेने के लिए यूएनओ में। देखिए, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा दावेदार है वो इंडिया है, उसके बाद ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और जापान है। तो ये 4 देश हैं और इसमें सबसे बड़ा जो दावेदार है वो इंडिया है। इंडिया सबसे बड़ा दावेदार है और इसको वीटो पावर मिलना चाहिए। चलिए, तो अब हम देखेंगे यूएनओ का लैंग्वेज कौन-कौन है। तो अब हम लोग देखेंगे यूएनओ का लैंग्वेज कौन-कौन है। देखिए, यूएनओ का जो लैंग्वेज है वो 5 लैंग्वेज है। सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद चाइनीज़ भंडारी। अब देखिए, यहाँ पे चाइनीज़ आप जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग करते हैं चाइनीज़ बोलते हैं। अब उसके बाद स्पेनिश है, अरबी है और रसियन भाषा, ये 5 लैंग्वेज है। कितना लैंग्वेज है? ये 5 लैंग्वेज है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 लैंग्वेज है यूएनओ का। अब देखिए, कार्यकारी भाषा, वर्किंग लैंग्वेज कौन-कौन है? देखिए, इंग्लिश है वर्किंग लैंग्वेज और फ्रेंच, यहाँ पे चाइनीज़ नहीं है, समझ गए ना? तो ये 2 ही लैंग्वेज है जहाँ पे लिखावट होती है, लिखना, वर्किंग लैंग्वेज। ओके, ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया फ्रेंच। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में पूरी तरह अच्छे से समझ में, जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो आप कमेंट करें। थैंक यू।